तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम सम्मान में। और एक बार फिर से बता दें कि सम्मान के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से करवाते हैं जिनको 2019 में पद्म सम्मान मिला है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज के हमारे एपिसोड में जिन लोगों ने समाज सेवा में नया कीर्तिमान स्थापित किया है उन लोगों से हमारी चर्चा जारी है। और अब बात करेंगे महेश शर्मा जी से, जो कि झाबुआ से आए हुए हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि झाबुआ एक आदिवासी इलाका माना जाता है, अति पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो वहाँ पर आदिवासियों के बीच में रहकर पूरे झाबुआ की जो तस्वीर महेश शर्मा जी ने बदली है, महेश शर्मा जी से उसके बारे में सुनेंगे कि क्यों झाबुआ, आप दातिया से चलकर झाबुआ तक गए, तो उसका कारण क्या था, प्रेरणा स्रोत क्या था और किस तरह से आपने उस जगह की तस्वीर बदली। दतिया ज़िले से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं एक छोटा सा गांव है घूगसी, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए दतिया ज़िला भेजा। और वहीं मेरा विद्यार्थी जीवन में हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थी परिषद से संपर्क आया। वहाँ मुझे सामाजिक चेतना की जो बातें थी वो विस्तार से समझने को मिली। और फिर मैं 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाने लगा। और वहाँ के लोग जो थे उनका जीवन, उनका विचार, उनकी देशभक्ति से मैं प्रभावित हुआ। और मैंने अपने पूरे जीवन भर में देश के लिए काम करने का संकल्प लिया। और वो मेरी दतिया से यात्रा प्रारंभ हुई तो विविध प्रकार की जिम्मेदारियां मुझे मिली संघ की तरफ से। और उस जिम्मेदारी में विद्या भारती और वनवासी कल्याण परिषद में आने के कारण मैं झाबुआ पहुंच गया। और झाबुआ में 1998 में आया। और वहाँ रह कर के मुझे ध्यान में आया कि हमारे समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं कि जो शायद आज के युग में ऐसे लोगों को देख कर के जीना बहुत मुश्किल है। और वहाँ के प्रति लोगों की छवि अच्छी नहीं थी, अच्छा नहीं मानते थे झाबुआ ज़िले के लोगों को। तो मुझे ध्यान में आया कि जिस प्रकार की इमेज झाबुआ ज़िले के समाज की बनाई गई है वह वैसा समाज नहीं है जो निकट जाने से दिखाई देता है। लेकिन शर्मा जी, जब जनजातियों और ट्राइबल्स के बीच में जब काम करना एक बहुत आसान बात नहीं है, और जब दातिया से आप चलकर इन लोगों के बीच में गए तो शुरू में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है, जो एक विश्वसनीयता बनाई जाती है, वो आपने कैसे बनाया, कैसे उनका विश्वास हासिल किया? ये बात सही है कि मुझे उनके और मेरे बीच में विश्वास बनाने के लिए मुझे 4 से 5 साल लगे। और वे 4 से 5 साल लगने के लिए जितने भी प्रकार की उन्होंने मेरे प्रति विश्वास करने के लिए परीक्षाएं ली होंगी, मुझे ऐसा लगता नहीं कि परीक्षाएं ली, पर मैं बार बार अनुभव करता था कि जिस समाज से मैं गया था वो गैर आदिवासी समाज कहलाता था, उसके प्रति उनमें बहुत ज़्यादा शंकाएं थी। और मेरे प्रति भी थी कि मैं क्यों आया, मेरा क्या स्वार्थ है, मैं किस तरह से यहाँ रहना चाहता हूँ और यही क्यों रह रहा हूँ। तो ये सब बातें मैं ध्यान में रख कर के ये सोचा कि आखिर विश्वास हो जाता है नए नए व्यक्तियों में भी। तो मैं 4 से 5 साल तक जब उनके घरों में जाने लगा, गांव में बैठने लगा, उठने लगा, और 4-5 साल के बाद उनका मेरे प्रति विश्वास बढ़ने लगा। और विश्वास बढ़ते बढ़ते इस 5 साल में मुझे ये भी ध्यान में आया कि इसकी जो इमेज बनाई हुई है बिल्कुल उल्टी बनाई हुई है कि ये लोग असभ्य हैं, पिछड़े का मतलब आर्थिक दृष्टि से तो पिछड़े हैं, सच बात है। ये हमारे भारत की प्रगति की तुलना में वो आज भी 50 से 70 साल पिछड़े हैं। लेकिन बाकी जो हमारी भारत की सांस्कृतिक सभ्यता है उसमें उनके सामाजिक जीवन मूल्य बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगा कि इन जीवन मूल्यों के आधार पर जो समाज इतने हजारों साल से रह रहा है उस समाज की प्रगति जल्दी हो सकती है। और इसलिए फिर हमने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन शुरू किया, उनके साथ मिल करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। तो जो समस्याएं हम लेकर के जाते थे कि जैसे अभी आजकल चलता है शौचालय नहीं है या पढ़ाई लिखाई की कमी है, तो ये कमियां तो दिखती हैं लेकिन उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग थी। वो तो स्वाभिमान के साथ बोलते थे कि हमारे पास यदि पानी मिल जाए तो हम बहुत कुछ आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। तो इसलिए जो पानी की समस्या थी वो एक बड़ी समस्या थी, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही थी। और जंगल कट गए थे, जंगलों के विषय में भी ये बोला जाता था कि आदिवासियों ने काट दिए। पर मुझे ध्यान में आया कि आदिवासियों के घरों में वैसी लकड़ियाँ सागौन की बड़ी बड़ी यदि कटती तो रहना चाहिए थी। वो लकड़ी आपको उनके किसी वो मिली नहीं, किसी घर में नहीं मिली। तो मुझे लगा वो लकड़ी गई कहाँ, वो तो व्यावसायिक दृष्टि से बिक गई, बहुत बड़े बड़े शहरों में धनपतियों ने खरीदी है। तो मुझे लगा कि ये तो घरों में चूल्हा जलाने के लिए जो सूखी लकड़ी गिर जाती वो सही लेते थे।
तो व्यावसायिक कटिंग इतनी ज़्यादा हुई कि सारे जंगल उजड़ गए। तो इसको फिर से बसाना चाहिए और वही समृद्धि का कारण बन सकता है। और इसलिए जल और जंगल और ज़मीन, ये तीन का संवर्धन की बात मेरे मन में आ रही थी। और ये उन्होंने भी यही बात कही कि हम जल हो जाए तो हमें किसी के साथ हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, जंगल हो जाए तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत जल, फॉर एग्जाम्पल जल का जो आपने उदाहरण दिया, वो कैसे जल संरक्षण की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपने उनके ही रिचुअल्स, उन्हीं की जो धारणाएं थी, उनसे मदद लेके आपने जल संरक्षण किया? बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है ये बात। कैसे किया आपने जल संरक्षण वहाँ पर? मैं जिस संस्था में हमने बनाई बाद में, शिव गंगा समग्र ग्राम विकास परिषद, और मैं वनवासी कल्याण परिषद में जब आया तो मेरा संपर्क हर्ष चौहान जी से हुआ। वो मैं उसमें महामंत्री था प्रदेश का और वो मंत्री थे। लेकिन मुझे कुछ दिनों में पता लगा कि वो जनजाति के ही हैं और धार जिले के रहने वाले हैं। और वो बोलते बहुत कम थे, पर उनने ध्यान दिलाया ये बातें कि आप हमारा विकास करना चाहते हो और पूरे आदिवासी समाज का विकास करना चाहते हो, पर कभी आपने सोचा कि आदिवासी विकास की समस्याएं क्या है? और फिर मैंने उनके विषय में जब जानना शुरू किया तो वो IIT दिल्ली से 1984 में MTech हैं और उन्होंने सर्विस नहीं की। उन्हें बहुत अपॉर्चुनिटी थी शासकीय सेवा में जाने की, व्यवसाय प्राइवेट संस्थाओं में जाने की, लेकिन 1984 के समय से भी उन्होंने सर्विस नहीं की। तो मैंने ये पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा हमारे समाज की जो समस्याएं हैं वो हल होना चाहिए और वो कैसे हल हों इसके लिए मैं खोज रहा हूँ। और आप भी इसको देखिए कि ये समाज कितना अच्छा है और इसके बारे में धारणा कितनी खराब है। और उस समय उन्होंने ये बात कही कि जल एक इतनी बड़ी समस्या है और झाबुआ, धार, अलीराजपुर ज़िले ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा पानी रोका जा सकता है। लेकिन ये केवल सरकार के बल पर नहीं रोका जा सकता, इसके लिए जनजाति समाज आगे आ सकता है। और जबकि हम सुनते रहते कि आदिवासी तो साथ ही नहीं देते। तब फिर जब मैंने गांव-गांव जाना शुरू किया तो उनकी एक परंपरा है हलमा। जिस हलमा को वो व्यक्तिगत, कोई व्यक्ति कष्ट में आ जाए, संकट में फंस जाए, तो उसको दूर करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता था। अच्छा। और वो गांव इकट्ठा होकर के उसका कष्ट निवारण कर देता था। बदले में कोई मांग नहीं चाहता था, इवन धन्यवाद की भी इच्छा उसकी नहीं रहती थी। तो हरजी से बात करते हुए ध्यान में आया कि आप सोचिए कि किसी समाज में यदि ये गुण है तो इस गुण के बल पे हम समाज में कितना बदल कर सकते हैं। तब फिर हमने वो पर्यावरण का जो संकट था, जो एक व्यक्ति का भी था, गांव का भी था, देश का भी था और पूरे दुनिया का ही होगा था ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, तो हमने गांव के प्रबुद्ध लोगों से, जो उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, तड़वी है, गांव के बुजुर्ग, अन्य लोग हैं, कि क्या हम व्यक्ति के दुख की जगह अपने गांव का ही दुख दूर करने के लिए हलमा बुला सकते हैं क्या? और इसमें उन्होंने उत्साह जताया। तो उसमें एक कठिनाई आ रही थी कि उन्हें परस्पर ये विश्वास नहीं था कि इस काम के लिए हमारे गांव के दूसरे लोग आ जाएंगे या दूसरे गांव के हमारे गांव में आ जाएंगे। लेकिन उन्हें खुद विश्वास था कि वो पहुंचेंगे। ये बात मुझे 2000 लोगों ने कही। मैं इतने गांव में घूमता था तो हर एक से बोलता था, गांव में 10 घर 50 घरों में जाता, तो मैं 2000 लोगों ने मुझे कहा कि हम आएंगे, पर इसमें दूसरे कैसे आएंगे? तो मुझे ये लगा कि जब मुझसे 2000 कह रहे हैं और इनसे नहीं बोल रहे हैं, तो मैं तो पता है कि 2000 लोग आएंगे। तब वो हमने जब बुलाया तो उसमें 1200 लोग आए। और उन 1200 लोगों में गेती, फावड़ा, तगाड़ी लेकर के जब आए तो मुझे लगा कि ये तो सचमुच एक बहुत बड़ी ताकत है। और हमारी ग्लोबल वार्मिंग की कितनी बड़ी बातचीत चलती है, सेमिनार होती है, लेकिन ये समस्या तो जमीनी स्तर पर काम करने से ही हल होगी। और इस समाज में शारीरिक श्रम भी है और संगठन से मिलकर काम करने का भी गुण है, क्योंकि वो मजदूरी करते हैं ना, तो 50-50, 100-100, 150 लोग काम करते हैं, महीनों करते हैं, स्टेमिना भी है। तो जब हमने पहले साल काम किया तो वो पानी रोकने का किया। तो बेसिकली अब अभी जितने अभियान जो आप चला रहे हैं वो उनके सहयोग से ही चला रहे हैं, उन्हीं की परंपराओं को इस्तेमाल करके इन सारे अभियानों को आप आगे बढ़ाते हैं? उसमें हमने उनकी जो परंपराएं थी, ये समस्या चूंकि अकेली पानी की नहीं है, वास्तव में जंगल कट गए, धरती पे भी उर्वरकता घट गई रासायनिक खादों के प्रयोग से। तो हमने पुरानी जो बातें देखी झाबुआ, अलीराजपुर में, कि आज भी आप जाके देखेंगे कि बहुत प्रचार होता है कि आप ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी भी वो इसको रोकते हैं कि इससे ज़मीन बिगड़ती है। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग वो आज कर रहे हैं। हाँ, मतलब उनकी भावना है कि इससे ज़मीन बिगड़ती है। तो वो हमको ध्यान में आया कि जल, जंगल, ज़मीन और जानवर भी, क्योंकि जानवरों से ही तो खाद बनता है, गोबर बनता है, दूध दही होता है, पौष्टिक जीवन बनता है, तो इनका संवर्धन किया जाए। और ये संवर्धन की जो परंपरा है
वह माता वन नाम से एक प्रसिद्धि है कि वहाँ गांव-गांव के अंदर जो जंगल हैं, तो कोई 4 हेक्टेयर का है, कोई 5 हेक्टेयर का है, कहीं 2 हेक्टेयर का है, कहीं-कहीं 2 वर्ग किलोमीटर के हैं, कि उसमें खड़ी हुई लकड़ी कितनी ही कीमती हो, उसे गांव वाले नहीं काटते। सूख करके गिरी हुई लकड़ी को भी घर में जलाने नहीं आते। तो मुझे लगा कि ये परंपरा भी तो बड़ी संवर्धन की है, और ये यदि छोटे स्थान में है तो क्या हम पूरे गांव के जंगल के रूप में इसे विकसित कर सकते हैं। और इसमें उनकी सहमति मिली, और फिर हमने माता वन के रूप में वृक्ष लगाए जो कट चुके थे, नष्ट से हो गए थे, लुप्त प्राय होते जा रहे थे। तो वो माता वन के रूप में जंगल का नवनिर्माण, वर्षा जल को रोकने के कारण से जल संवर्धन, और जैविक खेती, जो कि हमने उसका नाम दिया प्राकृतिक खेती। कि आपके यहाँ जैविक तो है ही नहीं, आप तो प्राकृतिक ही कर रहे हो। तो आपने वाकई में जो एक मिसाल दी है वो ये है कि संवर्धन और विकास शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उन्हें जब तक हम साथ नहीं चलाएंगे तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। ये आपने एक्चुअली करके दिखाया है, और ये कीर्तिमान जो आपको इस समय प्राप्त हुआ है, और शायद इसीलिए जो मुकाम आपने हासिल किया है, आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। महेश शर्मा जी, राव साहब आपके पास आऊँगी कि जब आपका जिक्र आता है तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो एपिसोड याद आता है मन की बात का, जिसमें उन्होंने आपका स्पेसिफिकली नाम लेकर बोला था कि एक प्रकाश राव जी हैं जो चाय बेचने का काम करते हैं, और साथ में ही वो इतने सारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो क्या आपको उम्मीद थी कि मन की बात प्रोग्राम में आपका ऐसे नाम लिया जाएगा? जी नहीं, देखिए, मैं मन की बात जिस दिन उन्होंने कही थी, 27 तारीख रविवार थी, मैं टीवी के सामने ही था। तो मैं सोचा कि 26 तारीख को मिला हूँ प्रधानमंत्री जी से मेरे बच्चों के साथ, और शायद मैं कुछ देखने को मिलेगा। मैं देखा मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 3-3 बार मेरा नाम लिए हैं, और वो ऐसे कह रहे थे जैसे अपने शक्ति के मूल केंद्र से कह रहे थे, लिबिडो से, जैसे तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये वेद वाक्य हम सभी जानते हैं, पर कितने लोग इसको जीवन में उपयोग करते हैं। मैं पहली बार कटक गया, उड़ीसा गया था, और मैं एक गरीब चाय वाला डी प्रकाश राव जी से मिलने का मेरा परम सौभाग्य बोल। एक प्रधानमंत्री ऐसे कह सकते हैं, ये उनकी बड़प्पन है। एक आम आदमी के उसके कार्य को, मेरा नहीं, उसके कार्य को उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा है, शायद आज के इस पद्मश्री से मुझे वो दिन ज़्यादा अविस्मरणीय लग रही है, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अचंभित सी भी लगती है कि आपने इतने सारे लैंग्वेजेस पर जो आपका कंट्रोल है वो कैसे है? क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की, लेकिन आप अंग्रेज़ी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, मलयालम, कन्नड़, इतनी सारी लैंग्वेजेस का जो आपको सौभाग्य प्राप्त है, वो कैसे? मैडम देखिए, जब मैं बचपन में बहुत अच्छा पढ़ता था, और ये लैंग्वेज सीखना भी मुझे मेरे इस चाय के दुकान से ही प्राप्त हुआ है। और मेरी चाय की दुकान ऐसा है कि मैं चाय तो सभी बेचते हैं, मैं चाय नहीं बेचता हूँ, चाय के साथ सदा बेचता हूँ। जैसे जिस तरह के लोग आते हैं, एक आम रिक्शा वाला भी आता है, एक मजदूर भी आता है, एक फिल्म स्टार भी आता है, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अच्छे अच्छे स्तर के लोग सब आते हैं। तो उनके बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ जाता हूँ कि इनको किस तरह की भाषा से मैं बोलूँ तो वो उनको अच्छा लगे। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि उनके उन्हीं भाषाओं में बात करने के लिए। अब समझिए वो किसी और से बात कर रहे हैं, उनके दोस्त से या किससे, मैं काम करते करते कान उधर रहता है मेरा, और मैं सुन लेता हूँ कि ये बंगाली में बोलते हैं, तो उनको बंगला में स्टार्ट कर देता हूँ, केमन अच्छन जॉल लागबे की। लेकिन तो आपको कभी ये इच्छा नहीं हुई कि अब काफ़ी हासिल कर लिया है मैंने, और अब चाय बेचने का काम रोककर कुछ और काम करें, कभी ये इच्छा नहीं हुई? जी नहीं मैम, मुझे इस काम में बहुत बड़ा संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि देखिए अगर हम अपनी काम को अगर सही तरह उसको अंजाम देना, तो उसमें एक जो काम की जो संतुष्टि होती है ना, वो मुझे महसूस होती थी। और मैं हर तरह ये जो लोगों से मिलना, उनको उनकी चाय भी देना ही एक सेवा है। और सबसे पहले तो संभाषण बता के उनसे पूछ के पहले पानी देता हूँ, फिर जाके उनको चाय पूछता हूँ। और ये जो सेवा है, इसमें मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल उनको चाय बेचूँ या कुछ कमा लूँ। और सेवा भी एक ऐसा है कि उसमें मेरे को एक आत्मसंतोष मिलती है मैम, जो कि मुझे इससे मेरा सेहत भी अच्छा रहता है, और मेरा एक पहचान भी वहाँ बनता है कि चलो राव साहब के हाथ का चाय पियेंगे। तो ये मुझे एक अलग सम्मान है, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। और ये सीखना ही शायद मेरे को इतने सारे भाषा बोलने की मुझे एक लिंग्विस्टिक बना दिए। और बचपन में मैम मेरा एक आदत थी कि आई वॉज लर्न ए लॉट फ्रॉम द स्निपेट्स। अगर समझिए एक चीरी फटी हुई कागज़ भी पढ़ा है ना, तो उसको मैं पहले फेंकने से पहले एक बार थोड़ा खोल के देख लेता था। अगर देख लिया तो वो रह गया मेरे ज़ुबान पे, बस वो रह गए। आज भी 50-55 साल पहले की बात है, मैं एक दुकान पे गया,
उसको थोड़ा सा 10 रुपए का मैंने उसको मिक्सचर मांगा, तो उसको लिया मैंने, जिसको 12 मजा उड़िया में कहते हैं, तरह की मिक्सचर होती है, उसको मैंने, मेरी आदत, उसको खाया। तो मैंने उसमें जो नमक मिर्च लगा तो उसको झाड़ के मैंने पढ़ा, तो देखा कि एक बहुत बढ़िया कोटेशन उसमें है। एक आश्रम में गुरुजी ने, वो चंदा मामा की कोटेशन है, ये मैं 55 साल की बात बोल रहा हूँ। उसमें ऐसे लिखा है, गुरुजी का जब अंत का समय आ गया तो वो अपने शिष्यों को बुला के, सबको अंतिम समय था, शिष्य घिरे हुए थे, अपनी ज़बान पहले दिखाए, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दांतें दिखाई, बोले देखो मेरे दांतें नहीं हैं पर मेरी ज़बान सलामत है। इसलिए है कि आप लोगों को जीवन में हमेशा नम्र होना है। हर इंसान के लिए ये लागू होता है कि इंसान को हमेशा जीवन में नम्र होना है और दयावान होना है। मेरे दांत नहीं है, इससे आप लोगों को यही सीखना चाहिए कि इसने जीवन में बहुत कुछ उत्पाद किया है, तभी ये नहीं है। आज मेरी ज़बान जैसी थी वैसे है। तो आप लोग जीवन में ऐसे नम्र होना है, दयावान होना है, तभी आप जीवन में इसी तरह हमेशा के लिए टिके रहेंगे। तो वो चीज़ आज भी ताज़ा है। तो ऐसे स्निपेट से या लैंड जो मॉडल है जो आपके स्कूल का, कि आप एक कमरे में आज 80 से 82 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या इच्छा नहीं होती कि अब उड़ीसा से बाहर भी जाएं, कुछ इस तरीके के, अगर आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस तरीके का समर्थन दे, तो क्या आप ऐसा स्कूल और जगह नहीं खोलना चाहते? जी तो मैम दोगे, ये सब मैं करूं या ना करूं, पर वो तो मुझे अभी भी मिल रहा है। आज देखिए ना, मैं आपके सामने हूं, और कल ही मैं गया था एक इंस्टीट्यूशन में, एक बहुत बड़ी IT कॉलेज में, मैं अपनी जीवन की कथा, जो मेरी एक मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए मुझे आज भुवनेश्वर हो या उड़ीसा के कोने कोने से मुझे बुला रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आपने जीवन में जो कुछ भी सीखा, ये सब मेरी, पता नहीं क्या मैं कहूँ, पर जहाँ भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे हर लाइन्स पे देयर इज़ ए मैसेज, देयर इज़ ए बोलते हैं ना, फॉर द वर्ल्ड, फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी। हर लाइन में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ में मैसेज जाती रहती है। No, definitely. Your life itself is a message, yes, and it teaches देखिए a ना lot. मैम, मैंने बहुत कुछ पढ़ाई नहीं किया, पर मेरा जो जीवन, मेरा जो अनुभूति है, वही जाके बांटता रहता हूँ, और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलती है। Absolutely. So, education is important, but yes, humanity I think is more important. Yes, That's yes, what your life बिल्कुल says. मैम, बिल्कुल आपने सही कहा नील मैम। जो जीवन में अच्छा आदमी बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। शायद वो मेरे जीवन में यही प्रतिफलन हुआ है कि आज मैं हिंदुस्तान घूम रहा हूँ। मुझे कितनी प्रेरणा मिल रही है इस समय आपसे बात करके, आप ये सोचिए। मुक्ता बहन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए काम किया है, लेकिन अब आप साथ साथ बहुत सारे पुरुषों को भी इसमें जोड़ रही हैं, तो अब अगला पड़ाव आपका क्या है? कैसे देखती हैं अपना जीवन अब आगे का? जी, अभी महिलाओं के लिए तो हो रहा है, उसमें भी हम बढ़ावा करना चाहते हैं, और साथ साथ अभी हमारा फील्ड यूनिट दूसरा चल रहा है, उसमें 400 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ब्लाइंड, MR, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप और डेफ। अच्छा। और उन सब बच्चों को रिसोर्स टीचर पढ़ाने के लिए जाते हैं, और सबको अपनी अपनी स्टैंडर्ड की किताबें, नोटबुक, कंपास और स्कूल बैग, यूनिफॉर्म आदि सब उनको प्रोवाइड करते हैं और पढ़ाते हैं 12वीं तक। और तीसरा हमारा यूनिट है जो बेरोजगारी को टालने के लिए, पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता है, और जो कम पढ़े लिखे हैं उनको भी रोजगार की तकलीफ है। तो हमने सोचा कि ऐसे अपने गांव में जाके वो बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो मोरबी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ फ्लोरिंग टाइल्स बनती हैं जी, तो उधर हमने बच्चों को, लड़कों को बुला के अलग अलग फैक्ट्रियों ऑनर को रिक्वेस्ट करके काम पे लगाया। मगर दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि 6-7 हज़ार में उनका पूरा नहीं होता था, खाना पीना, रहना आदि, आना जाना सब। तो वर्किंग हॉस्टल हमने शुरू किया, और उसमें सबको रहने की सुविधा पूर्णतः की, और सुबह उनको टिफ़िन दिया जाता है और शाम को फुल डिश, और आने जाने के लिए 2-3 बसें रखी हैं, रिक्शाएं हैं, और उसमें से जो अच्छा मुक्ता बहन, जो ये जो जिस मॉडल की आप बात कर रही हैं मुक्ता बहन, ये इसको आप सस्टेनेबल कैसे बनाती हैं, फाइनेंशियली कैसे वायबल होता है ये? वो कितना समर्थन आपको राज्य से प्राप्त होता है इसके लिए? नहीं, वो इस प्रोजेक्ट में तो राज्य से कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छा। सिर्फ दाताओं से चंदा करके ही ये काम चलता है हमारा। अच्छा। हाँ,
तो ये तो जो आपको इतना चंदा मिल जाता है कि आपका जो पूरा ये मॉडल है ये सक्सेसफुली चल सके, या इसमें अभी बहुत कुछ सुधार की भी गुंजाइश है? जी है। जो हम चाहते हैं वो ईश्वर कृपा से और समाज की सहायता से हो ही जाता है। हाँ, और ये जो लड़के अच्छी तरह सेविंग करते हैं, अच्छे संस्कार के होते हैं, तो उनकी शादी भी कर देते हैं और उनको शादी के बाद एक फ्लैट भी छोटा सा दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह अपना जीवन जी सके कम इनकम में। तो ये हमारा रोजगार दिलाना और उनका पुनर्वास करना और उनको लग्न जीवन में प्रस्थापित करना का संपूर्ण पुनर्वास का काम हम करते हैं, जो भारत में इसका कोई नमूना नहीं है। और दूसरा ऐसा ही काम हमने महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर उमरगांव में शुरू किया है। वहाँ भी बहुत अच्छी तरह हमारा काम अभी चल रहा है। वहाँ 50 लड़के अभी शुरू ही किया है और बहुत बड़ी जगह है उधर भी, मोरबी की तरह। और 5वां हमारा जो प्रोजेक्ट है कॉलेज में पढ़ाई करने वाले लड़कों के लिए, तो पहले ऐसा था कि कोई सुविधा नहीं थी, 12वीं तक ऐसे स्कूलों में पढ़ लेते थे, कॉलेज के लिए कोई सुविधा नहीं थी और माँ बाप जो हैं उनके लिए इतना खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनकी और से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ऐसा सोचकर। तो ऐसे लड़कों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि ऐसा कुछ कॉलेज के बच्चों के लिए किया जाए। तो हमने तुरंत ही किराए पे मकान लेकर कॉलेज की हॉस्टल शुरू कर दी। अभी 80 लड़के कॉलेज में, नॉर्मल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करते हैं। उसमें गोल्ड मेडल भी कई बच्चों को मिला है और MBA भी बने हैं लड़के, ब्लाइंड होते हुए भी। और अभी सरकार से हमने ज़मीन मांगी है। अगर अहमदाबाद सिटी में हमें ज़मीन मिल जाए तो हम 800 से 1000 लड़के के लिए हम मॉडल बनाना चाहते हैं कि सारे भारत में से नहीं, सारे वर्ल्ड में से ब्लाइंड लड़के आकर उधर अपनी पढ़ाई करें, अपने जीवन को विकसित करें। मुक्ता बहन, आपको सुनने के बाद ये लग रहा है कि जो ये पूरा जो जिन मॉडल्स का आपने जिक्र किया और जो अब आप चाहती हैं, तो जो भी दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब ये प्रोग्राम देखेगी तो आई एम श्योर आपकी जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल किया जाएगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जैसी दूरदर्शिता बहुत ही कम लोगों में होती है और आँखों में आपके रोशनी भले ही भगवान ने छीन ली हो, लेकिन जिस तरीके से आप दूसरों के जीवन में रोशनी फैला रही हैं, भगवान आपको एक लंबी उम्र दे और आई एम श्योर आपका ये जो कारवा है एक सक्सेस का, एक सफलता का, वो चलता रहे। तो आपके साथ बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं पूरे राज्यसभा टेलीविजन की और आप इसी तरह से चलती रहें। जी रजनीकांत जी, आपसे बात करेंगे कि अब आपका अगला पड़ाव क्या है। आपने इतना काम बुनकरों के लिए किया और जो महिलाएं, जो भूमिहीन महिलाएं थीं, उनके साथ आपने जुड़कर और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अब अगला क्या और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने इधर 5-7 साल के अंदर में, विशेषकर ये जो कार्यकाल सरकार का चल रहा है, जिस तरह से बुनकरों शिल्पियों के लिए जो काम किए गए, और सिर्फ बनारस या पूर्वांचल में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी, पूर्वोत्तर राज्यों में भी और दक्षिण में, पूरब में, तो यहाँ की वो शिल्प की, हथकारी की कला की, बिनकारी की कला की जो विरासत रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रयास हुआ। और देश की बौद्धिक संपदा में बहुत बड़ी तादाद में ये उत्पाद शामिल हुए GI पंजीकरण के द्वारा, जोग्राफिकल इंडिकेशन जिसको बोलते हैं, भौगोलिक उपदर्शन। आने वाले समय में राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को, ये दोनों को मिल करके देश की बौद्धिक संपदा को बचाने का और बढ़ाने का एक बड़ा रोड मैप तैयार करना चाहिए। हम कई बार चर्चा करते हैं कि हम GI, आपने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है, बाकी प्रदेश ये काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में भी, पिथौरागढ़ में, वहाँ के जिला प्रशासन ने, वहाँ की राज्य सरकार ने हमारे साथ में ये काम को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो एक जनपद एक उत्पाद है, वहाँ पे उनके उत्पादों को लेकर के ये काम शुरू कर दिया गया है और इसी चीज़ों को, इसी प्रक्रियाओं को आगे लेके जाना चाहिए जिसमें कि लाखों नहीं करोड़ों लोग को उसका सीधा फायदा होगा। और उसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, लेकिन उनके हाथ में हुनर है और वो चाहे कृषि के उत्पाद हैं,
खाद्य पदार्थ के उत्पाद हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, संसाधनों से भरा हुआ ये देश है। तो इसका हमको अधिक से अधिक इस्तेमाल, सरकार को एक रोड मैप तैयार करके कायदे से काम करना चाहिए और पूरी दुनिया में अपने यहाँ की समृद्ध विरासत को फिर से आगे लेके जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये सरकार के प्रयास से, प्रदेश के प्रयास से, लोगों की भागीदारी से फिर से ये भूभाग पूरा का पूरा सोने की चिड़िया के रूप में जाना जा सके, जिसके लिए भारत सैकड़ों हजारों साल पहले जाना जाता था। बहुत अच्छा कहा आपने। और शायद जो इस समय वक्त की ज़रूरत है कि एक सक्रिय सरकार हमारे पास है, और सक्रिय सरकार के साथ अगर ऐसे दृढ़ निश्चयी समाज सेवी भी हों तो देश का कल्याण, देश का जो विकास है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। महेश शर्मा जी, चलते चलते प्रोग्राम को विराम देने का टाइम हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगी आपकी क्या मैसेज है इस समय। एक मुकाम आपने हासिल किया है, एक उदाहरण के तौर पर आपका जीवन है इस समय, आप सभी का जीवन है इस समय उदाहरण के तौर पर पूरे देश, पूरे संसार के सामने। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं सोचता हूँ कि जो जनजातीय समाज है पूरे भारत में है, वो गुण संपन्न समाज है और बहुत शक्ति संपन्न भी है। अंदर के गुणों से समाज में भी गुण हैं, लेकिन वो हैं वंचित। उनके तरफ जिस ढंग से ध्यान देना चाहिए था, जिस ढंग से उन्हें समझना चाहिए था, वहाँ भी सभ्यता है और शहरों में भी सभ्यता है, पर वो सभ्यता को हमने कपड़ों में आंकना शुरू किया। जीवन मूल्यों में आंकना चाहिए था उस समाज की। और यदि हम इसको देखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर वो भारत को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। वो भार नहीं है, वो हमारे भारत की शक्ति है, जैसे हम सारे लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जनजातीय समाज, हमारा तो कार्यक्षेत्र बहुत छोटा है, अलीराजपुर झाबुआ जिला, और 2 लाख घर हैं उसमें, तो हम तो उनको उनकी विशेषताओं के साथ, स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और उसके लिए उनके हुनर प्रशिक्षण पर काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा पर काम कर रहे हैं, माता बहनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने तो 2 लाख घरों को टारगेट किया है। 2 ज़िले हैं, अलीराजपुर ज़िला और झाबुआ ज़िला, और हम चाहते हैं कि जिस ढंग से उनका सहयोग मिला उसका कारण है उनके साथ हिलना मिलना। और शिवगंगा बोलती है कि आप ऊपर से प्रोग्राम बना के मत ले जाओ, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाओ, फिर वो कार्य इवॉल्व होगा। और वो इवॉल्व होता है ना, वास्तव में वो समाज की ताकत होती है। हम उपदेश देना नहीं चाहते, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और जो भी सामाजिक कार्य है, इवन सरकार भी बड़ी संस्था है, उसे भी इसी रूप में चलना चाहिए कि समाज की शक्ति के आधार पर योजना बने, उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर बने, और फिर वो सक्सेस होती है। ये आपने सही कहा। और आप सभी का जो योगदान है, चाहे वो राव साहब हो, मुक्ता बहन का योगदान हो, रजनीकांत जी का और आपका, कि किसी भी तरीके के शब्दों में आपका योगदान शायद आंकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चलते चलते आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी जो कि शायद बहुत सही हिंदी के शब्दों में ना हो, लेकिन जो एक लोग बोलते हैं कि आप एक संसार और एक पहल अकेले शुरू करते हैं लेकिन कारवां अपने आप बनता जाता है। तो आप सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ, और ऐसे बड़े सम्मान के लिए आपको फिर से राज्यसभा टेलीविज़न की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस कार्यक्रम को आज हम यही विराम देते हैं, आज की कड़ी को विराम देते हैं, लेकिन सम्मान का कारवां जारी रहेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।